सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 13 जुलाई 2026। आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अमेरिका ने 4 लेयर में किया बड़ा हमला। 13 जुलाई की सुबह ईरान को दहला डाला। बहरीन में अमेरिकी एयरबेस पर बड़ी तबाही की तस्वीरें आई सामने। ईरानी मिसाइलों ने बरपाया कहर। जॉर्डन पर भी ईरान ने बरसाई आग। होर्मुज की जंग से तेल की कीमतों में जबरदस्त उछाल। तगड़ी महंगाई के लिए हो जाइए तैयार। गजा में कतर के शेख हमद को खास अंदाज में किया गया याद। इस्माइल हानिया के घर के मलबे पर गजा के दोस्त को पेश की गई खराज अकीदत। वेस्ट बैंक में इंतहा पसंद यहूदी लीडर इलाके में घुसा तो फलस्तीनियों ने धोकर अपनी सड़कें की पाक। वायरल हो गया एहतजाज। और सूडान में आरएसएफ के चीफ हेमती को सुनाई गई मौत की सजा। ये थी कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इनसे ज्यादा। शुरुआत करते हैं अमेरिका के हमले से। 13 जुलाई की सुबह लगते ही अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़े हमले कर दिए। ईरान पर एक साथ फाइटर जेट, समुद्री जंगी जहाजों, सुसाइड अटैक ड्रोन्स और सुसाइड समुद्री ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। आप आज शहर में हुए इन हमलों की ये तस्वीरें देखते रहिए और मैं आपको एक एक डिटेल देता रहूंगा। ये तस्वीरें सेंटकॉम ने जारी की हैं। सुबह के अंधेरे में 13 जुलाई की सुबह के अंधेरे में हुए इन हमलों को लेकर अमेरिका का कहना है कि उसने ईरान की मिलिट्री कुव्वत, मिलिट्री सलाहियत को एक और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। अमेरिकी मिलिट्री की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने हमलों के दौरान की तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए हैं जो आप देख रहे हैं। अब ईरान ने इसके जवाब में अमेरिका को क्या बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया वो भी हम आपको इस खबर में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने इस बार कौन कौन से ठिकानों को निशाना बनाया है। आपको याद होगा कि 12 जुलाई की रात भी अमेरिका ने ईरान पर बड़े हमले किए थे, जिसकी खबर हमने आपको सबसे पहले दी थी रात 11:30 बजे के बाद। अब 13 जुलाई की सुबह हमलों का दूसरा दौर भी अमेरिका की तरफ से पूरा हो चुका है, लेकिन मेरे पास खबर है ईरान लगातार हमले कर रहा है। बढ़ते आगे। ईरानी जराये के मुताबिक बंदर अब्बास, सिरिक, जास्क और केशम आइलैंड के कई इलाकों में जोरदार धमाके सुनाई दिए गए। ये सारे इलाके स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के आसपास मौजूद हैं और ईरान की नेवल और कोस्टल डिफेंस के लिहाज से बेहद अहम माने जाते हैं। उधर सेंटकॉम ने 13 जुलाई की सुबह करीब 8 बजे के बाद 8:03 पर यह वीडियो जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी फौज ने ईरान के खिलाफ एक और बड़ा ऑपरेशन पूरा कर लिया है। सेंटकॉम के मुताबिक इस बार दर्जनों ठिकानों पर प्रिसीजन म्यूनिशन से हमला किया गया है। अमेरिका का कहना है कि इन हमलों में ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम, कोस्टल रडार साइट्स, मिसाइल और ड्रोन सलाहियत और छोटी नेवल बोट्स, स्पीड बोट्स निशाना बनाए गए हैं। सेंटकॉम ने यह भी दावा किया कि इस ऑपरेशन में पहली बार एक साथ फाइटर जेट्स, नेवी के वॉरशिप, वन वे अटैक ड्रोन, सुसाइड ड्रोन और वन वे अटैक सी ड्रोन यानी समुद्री ड्रोन भी इस्तेमाल किए गए, यानी 4 लेयर में 4 परतों में हमला किया गया। अमेरिका का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज इंटरनेशनल समुद्री रास्ता है और ईरान को उस पर कंट्रोल का, कब्जे का कोई हक नहीं है। साथ ही सेंटकॉम ने दोहराया कि अमेरिकी फौज हर सूरत में कमर्शियल जहाजों की मूवमेंट जारी रखने के लिए तैयार है, चाहे ईरान कितनी भी वार्निंग या जवाबी कार्रवाई क्यों ना करे। यानी अब साफ दिखाई दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का टकराव सिर्फ बयानों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब दोनों तरफ से हर कुछ घंटों के बाद नए मिलिट्री हमले हो रहे हैं। तो अगला हमला कितने घंटों में होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। याद रखिएगा, हमने आपको सीज फायर होते ही ये कहा था 2 महीने पहले कि अगला टकराव होर्मुज की वजह से होगा, वो हो रहा है। ईरान ने कहा कि होर्मुज बंद है, अमेरिका ने कहा नहीं जी खुला है। ये बोले बंद है, हम ठुकेंगे कोई जहाज आए। इन्होंने फिर कहा, फिर रात में उसने हमले किया, फिर सुबह हमले हो रहे हैं। बढ़ते आगे। ईरान ने भी तो हमला किया है। दोस्तों, बहरीन में अमेरिका को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान होने का अंदेशा जताया जा रहा है। यह हमला 13 जुलाई की सुबह ईरान के जवाबी ऑपरेशन के दौरान हुआ। बहरीन से सामने आई तस्वीरों में दूर तक उठते हुए धुएं का बड़ा गुबार दिखाई दे रहा है, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि हमला बेहद जोरदार था। ये आग अब भी लगी हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरीन में मौजूद शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया गया है। ये वही बड़ा एयरबेस है, बड़ा फौजी हवाई अड्डा है, जहां बहरीन की एयरफोर्स के साथ साथ अमेरिकी मिलिट्री के भी कई अहम एसेट्स मौजूद रहते हैं। उधर ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसने अपने जवाबी ऑपरेशन के दूसरे फेज में शेख ईसा एयरबेस के कई अहम हिस्सों को निशाना बनाया। IRGC का दावा है कि हमले में हेलीकॉप्टरों की मेंटेनेंस फैसिलिटीज, अमरीकी P-8 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट का हैंगर
और अमेरिकी फौज के ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को तबाह कर दिया गया। आईआरजीसी ने तबाह होने का लफ्ज इस्तेमाल किया है। आईआरजीसी ने अपने बयान में यह भी कहा कि अमेरिका ने एक बार फिर ईरान के खिलाफ अपनी जंगी कार्रवाई जारी रखी, जिसके जवाब में यह हमला किया गया, वरना हम नहीं करते। आईआरजीसी ने साफ कहा है कि जवाबी ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे भी जारी रहेगा। हालांकि दोस्तों, आईआरजीसी के इन दावों की फिलहाल अमेरिका या बहरीन की तरफ से कोई ऑफिशियल तस्दीक सामने नहीं आई कि हाँ हमारा ये नुकसान हो गया। और मानता भी कौन है? ईरान भी पूरा नुकसान नहीं मानता, ये भी नहीं मानते। लेकिन अगर ये दावे सही साबित होते हैं तो बहरीन में मौजूद अमेरिकी मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को जंग शुरू होने के बाद पहली बार इतना बड़ा नुकसान पहुंचा हो सकता है। आगे खबरें बहुत हैं, लेकिन एक आपसे अपील है, आज़ाद बोल इंडिया अगर आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो कर लीजिए भाई, आपका चैनल है। रोज़ मैं देखता हूँ एनालिटिक्स में कि आधे व्यूअर्स वो हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं और लाखों में वीडियो चलते हैं। इट मीन्स कि कुछ लाख, अगर 10 लाख वीडियो रोज़ चल रहा है, व्यूज़ आ रहे हैं, तो 5 लाख लोग सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, या 2 लाख में से 1 लाख नहीं किए हुए हैं। तो कर लीजिए ना प्लीज़। और आपको पसंद नहीं आता है तो भी आपकी पसंद ना सराखों पर है। आगे अहम खबरें हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हो सकता है बिना सब्सक्राइब किए बहुत कुछ दिन में नोटिफिकेशन मिलना आपको बंद हो जाए। आगे बढ़ते हैं। अब 13 जुलाई की सुबह ईरान के प्रेस टीवी में आई एक और बड़ी रिपोर्ट भी सुन लीजिए, जो ये बताती है कि सिर्फ बहरीन ही नहीं बल्कि जॉर्डन में भी ईरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने बड़ा नुकसान पहुंचाने का दावा किया है। आईआरजीसी का कहना है कि उसकी एरोस्पेस फोर्स ने जॉर्डन में मौजूद प्रिंस हसन एयरबेस पर अमेरिकी फौज के फ्यूल डिपोज और गोला बारूद रखने वाले स्टोरेज फैसिलिटी को निशाना बनाया। आईआरजीसी के मुताबिक इस हमले के बाद फ्यूल वाले जो डिपोट्स होते हैं और एमुनिशन स्टोरेज में, यानी हथियारों के गोदाम में आग लग गई। इससे अमेरिका के लॉजिस्टिक नेटवर्क और मिलिट्री ऑपरेशंस को बड़ा झटका पहुंचा है। इसी बीच कुछ नई सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिनमें प्रिंस हसन एयरबेस पर बड़ा नुकसान दिखाई देने का दावा किया जा रहा है। इन तस्वीरों में एयरबेस के अंदर एक हैंगर पूरी तरह तबाह दिख रहा है, यानी जहाज़ों का जो कमरा होता है हैंगर, और रनवे भी सीधे हमले का निशाना बनाया ऐसा नजर आ रहा है। अगर ये तस्वीरें सही साबित होती हैं तो आईआरजीसी के दावों को और मजबूत कर सकती हैं ये तस्वीरें। हालांकि दोस्तों, इन सैटेलाइट तस्वीरों और आईआरजीसी के दावों की फिलहाल अमेरिका या जॉर्डन की तरफ से कोई ऑफिशियल तस्दीक तो सामने नहीं आई है। आईआरजीसी का कहना है कि यह हमला ईरान के साहिली मिलिट्री ठिकानों पर बंदर अब्बास पर अमेरिका की ताज़ा बमबारी के जवाब में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से भड़की जंग का असर अब पूरी दुनिया की इकॉनमी पर भी दिखाई देने लगा है। महंगाई भी जंग के बढ़ने के साथ बढ़ सकती है और सुकून के कम होने के साथ सैलरी कम पड़ सकती है। 13 जुलाई की सुबह इंटरनेशनल ऑयल मार्केट खुलते ही तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सितंबर 2026 में डिलीवर होने वाला ब्रेंट क्रूड ऑयल एक ही झटके में करीब 3.5% से ज़्यादा महंगा हो गया। याद रखिएगा कि तेल का सौदा पहले से ही हो जाता है, कीमत पहले ही तय हो जाती है। अब एक बैरल ब्रेंट क्रूड की कीमत बढ़कर $78.86 तक पहुंच गई है। ये उछाल ऐसे वक्त आया है जब अमेरिका ने ईरान पर एक और बड़े हमले का दौर शुरू कर दिया है, जबकि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रखने का ऐलान दोहराया है। दोस्तों, पूरी दुनिया की नज़र अब इसी बात पर टिकी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ लंबे वक्त तक बंद रहा तो तेल की कीमतें और भी तेज़ी से बढ़ सकती हैं, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तेल ही नहीं बल्कि दुनिया भर में पेट्रोल, डीजल, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतों पर भी सीधा असर पड़ सकता है। एक इशारा है उन अंध भक्तों के लिए, चमन भक्तों के लिए, वैसे ऐसे लफ्ज़ मैं यूज़ नहीं करता, फिर भी किए देता हूँ। वो जो कहते हैं कि हम अरब का तेल नहीं लेते हैं और भारत में अरब का तेल नहीं आ रहा, बहुत कम आ रहा है, तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद होने की वजह से सब हिल क्यों गया? जहाँ से आ रहा होता होगा आ ही रहा होगा। ये एथेनॉल पे बवाल क्यों हो गया? ये एथेनॉल डालने की ज़रूरत क्यों पड़ गई? गन्ने का जूस, ये हमारे पत्रकार लॉबी के, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट सब क्यों बता रहे हैं कि एथेनॉल ने ऐसी तैसी मार दी है? नारा लगाओ वही वाला, धुआं निकलेगा बढ़िया वाला। यहीं से आ रहा था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, इसी में सारे अरब देश हैं, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत, इराक, ईरान,
यूएई? आंखें खोलो वरना पूछो हम हिल क्यों गए। बढ़ते आगे, बात गजा की। गजा में कतर के मरहूम अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी को एक ख़ास अंदाज में याद किया गया। गजा सिटी के शाती रिफ्यूजी कैंप में हमास के लीडर रहे इस्माइल हानिया के तबाह हो चुके घर के मलबे के सामने शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के लिए ताज़ियाती इजलास रखा गया। हमने आपको बताया था कि कल ही उनका इंतकाल हुआ था। इस इजलास में शामिल लोगों ने कतर के मरहूम अमीर को गजा का बड़ा मददगार करार दिया और कहा कि उन्होंने ऐसे वक्त में गजा का साथ दिया था जब ज़्यादातर अरब और गैर अरब लीडर वहां जाने से भी कतराते थे। दोस्तों, शेख हमद बिन खलीफा अल थानी 1967 के बाद गजा का दौरा करने वाले पहले अरब लीडर थे और उनके दौर में ही गजा में कई बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई थी। उनकी गजा विजिट से इसराइल बहुत नाराज़ हुआ था, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ा। इस इजलास से एक अच्छी बात निकल कर ये आई कि गजा के लोगों की याददाश्त सोशल मीडिया पर चलने वाली बेबुनियाद खबरों के बाद भी धुंधली नहीं पड़ी। गजा से ज़्यादा किसको पता होगा कि चारों तरफ से घिरे गजा की कई दशकों से मदद कौन कर रहा है, उनकी ज़िंदगी किसकी मदद से चल रही है। ये गजा के लोगों को ही पता होगा ना। ये कमरों में बैठकर चिल्लाने और लिखने वाले समझ नहीं पाएंगे। ये खबर आपको शायद कहीं और ना दिखाई दे, इसीलिए मैं लेकर आया ताकि आपको आपस में बांटने का एक झूठा नैरेटिव तोड़ा जा सके। अरब, गैर अरब, शिया, सुन्नी, सबको ऐसे करने का एक नैरेटिव चल रहा है, पेड नैरेटिव है। आपको क्या लगता है आप लड़ रहे हैं? नहीं आप नहीं लड़ रहे हैं। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान और फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची ने कतर के मरहूम अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल थानी के इंतकाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। दोनों लीडर्स ने कतर के मौजूदा अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी के नाम ताज़ियाती पैगाम भेजकर उन्हें कतरी हुकूमत और कतर की आवाम से हमदर्दी का इजहार किया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अपने पैगाम में कहा कि मरहूम शेख हमद बिन खलीफा अल थानी ने ईरान और कतर के रिश्तों को मजबूत बनाने में अहम किरदार निभाया था और उनकी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। वो ईरान के दोस्त थे। अब बात फ़लस्तीन की। नफरती यहूदी लीडर के घुसने पर फ़लस्तीनियों ने सड़कें धोकर अपने इलाके को पाक करने का पैगाम दिया, जो अब वायरल हो रहा है। वेस्ट बैंक के कब्जे वाले शहर राहत में उस वक्त झड़पें शुरू हो गईं जब 12 जुलाई को इसराइल के इंतहा पसंद नेसेट मेंबर यानी सांसद ज़वी सुकोत एक लोकल फ़लस्तीनी स्कूल में घुसने की कोशिश करने पहुंच गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राहत सिटी के फ़लस्तीनी और बद्दू बाशिंदों ने उसके दौरे की मुखालफत की और उसे आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों तरफ झड़पें शुरू हो गईं। इस वाक़ये के बाद वहां रहने वाले फ़लस्तीनियों ने उसके जाने के बाद सड़क की सफाई की। सड़क को नापाक मानकर धोया गया। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में लोग झाड़ू और पानी से सड़क को साफ करते दिखाई दे रहे हैं। एहतजाज में शामिल लोगों का कहना था कि ये सफाई सिर्फ सड़क की नहीं बल्कि इंतहा पसंद सियासत के खिलाफ उनके एहतजाज का पैगाम भी है। अब बात सूडान की। सूडान की एक अदालत ने बागी ग्रुप आरएसएफ के चीफ मोहम्मद हमदान दागलो, जिन्हें हेमती के नाम से भी जाना जाता है, उनको मौत की सजा सुना दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पोर्ट सूडान की इस अदालत ने दागलो समेत 15 लोगों को उनकी गैर हाजिरी में मौत की सजा सुनाई। अदालत ने उन पर वॉर क्राइम्स, इंसानियत के खिलाफ जुर्म, नस्लकुशी और आम लोगों और पब्लिक इमारतों पर हमलों के इल्ज़ाम साबित होने की बात कही है। मौत की सजा पाने वालों में दागलो का भाई और उसका डिप्टी अब्दुल रहीम हमदान दागलो, आरएसएफ के कई अफसर और वेस्ट दारफुर के कुछ कबायली लीडर्स भी शामिल हैं। ये मामला जून 2023 में वेस्ट दारफुर के गवर्नर खमीस अब्बाकर के कत्ल से जुड़ा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएसएफ के एल जेनेना शहर पर कब्जा करने के कुछ ही घंटों बाद खमीस अब्बाकर का कत्ल कर दिया गया था। कत्ल से पहले उन्होंने आरएसएफ और उसके साथ लड़ रही मिलिशियाओं पर आम लोगों के खिलाफ हमले करने का इल्ज़ाम लगाया था। एक खबर सीरिया से भी है। वहाँ पर एक नाव हादसा हो गया क्योंकि एक नाव जो थी एक पुल से टकरा गई, जिसके बाद बताया गया कि 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। ये फ़ोटो हम आपको नहीं दिखा रहे, लेकिन बचाई गई बच्ची का है, हालांकि ज़िंदा है वो, फिर भी हम उसको ब्लर कर रहे हैं, आपको हेडलाइन दिखा रहे हैं कि ऐसे हादसे जब होते हैं तो बच्चे सबसे पहले शिकार बनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ईरान में अब हमलों से जुड़ी या उनकी अमेरिका से वॉर की अपडेट्स लाते रहेंगे और अपडेट्स बदलती रहती हैं, जान लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।